आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। बाद में संक्षिप्त चर्चा के दौरान इस विधेयक को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में आज श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों के लिए वेतन की एक निश्चित सीमा तय की जाएगी, जिससे नीचे कोई राज्य मजदूरी तय नहीं कर सकता। उनका कहना था कि श्रम संहिता में ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी श्रमिकों को तय मानदेय मिले तथा पुरुष और महिलाओं का वेतन समान हो। श्री मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने श्रमिक संगठनों के बंद का हवाला देते हुए कहा कि इसका असर लोगों ने देखा और स्पष्ट हो गया कि देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। श्री मांडविया ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए ऐसे कानून का विरोध नहीं करना चाहिए जो श्रमिकों के हित में है। उन्होंने कहा कि खदान या सीवरेज जैसी मुश्किल परिस्थितियों में काम करने वाले सभी लोगों का ईएसआईसी के तहत उपचार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो अच्छा किया है उसकी सराहना क्यों नहीं करे। यदि विपक्ष कुछ अच्छा सुझाव देता है तो उसे सरकार मानेगी। श्री मांडविया ने कहा कि आने वाले समय में 100 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये संशोधन एक छोटे से स्पष्टीकरण के लिए लाया गया है। नई संहिता लागू होने पर पुराने तीनों कानूनों को रद्द कर दिया गया, लेकिन इस संबंध में कानून में भी स्पष्टीकरण आ जाए, इसलिए ये संशोधन लाया गया है। उन्होंने कल इसे सदन में पेश किया था। प्रस्तावित कानून के उद्देश्यों और कारणों संबंधी कथन के अनुसार औद्योगिक संबंध संहिता 2020 जिन कानूनों की जगह लेगा उनमें ट्रेड यूनियंस अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 शामिल हैं, जो श्रमिक संघों, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से संबंधित हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष ने इसे उद्योगों के हित वाला तथा श्रमिक क्षेत्र के लिए असुरक्षा पैदा करने वाला कदम बताया। वहीं भाजपा ने कहा कि इसका मकसद श्रमिक सुधारों को लागू करते हुए सभी पक्षों के हितों की रक्षा करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में 29 सदस्यों ने भाग लिया। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि ये विधेयक सुधार वाला नहीं बल्कि पीछे लौटाने वाला है और इसका उद्देश्य क्रमबद्ध तरीके से पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय के श्रमिक सुरक्षा सुधारों को समाप्त करना है। उन्होंने देश के कुछ हिस्सों में श्रमिक संगठनों की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और सरकारी क्षेत्र के लोग, बैंक, बीमा क्षेत्र के कर्मी शामिल हैं और ये सरकार के लिए चेतावनी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कमजोर हो रहे हैं और उनका निजीकरण हो रहा है। श्री सुरेश ने औद्योगिक संहिता को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असुरक्षित श्रमिकों के साथ विकसित भारत नहीं बना सकते। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि वे जब नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि इस संहिता को लाना सही नहीं होगा और तब इसे नहीं लाया गया था, लेकिन बाद में इसे पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुबंध व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं और उन्हें स्थायी नहीं किए जाने की वजह से उनमें असुरक्षा की भावना रहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि इस संहिता का मकसद प्रगतिशील श्रमिक सुधारों को लागू करते हुए कर्मचारियों समेत सभी पक्षों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि ये संहिता न केवल अर्थव्यवस्था को सुधारेगी बल्कि मजदूरों को आगे बढ़ाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि इससे गैर कानूनी हड़ताल और तालाबंदी रुकेगी तथा औद्योगिक विवादों का निपटारा होगा।
समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी ने कहा कि औद्योगिक संहिता 2020 को पारित करते समय सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद अब संशोधन की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि ये सुधार नहीं, जल्दबाजी में बनाया गया कानून और बाद में स्वीकार की गई गलती है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संहिता के आने से मुख्य कानून के प्रभाव ही समाप्त हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल उद्योगों के हित साध रही है, वहीं श्रमिकों के साथ मजाक किया जा रहा है। भाकपा माले लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि यह मजदूर विरोधी है। उनका कहना था कि जब देश का मजदूर श्रम संहिताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है तो फिर से उसी तरह का एक विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद राजू बिष्टा ने मांग की कि दार्जिलिंग के चाय बागानों के हितों में जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये संशोधन विधेयक देश के श्रमिकों के हक में है तथा श्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक विधिक ढांचे में श्रमिकों को सुरक्षा देता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिक सबसे अधिक तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में प्रताड़ित किए जाते हैं। उन्होंने मांग की कि भारत का नागरिक जहां भी काम करे उसकी गरिमा और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गुरुमूर्ति मड्डिला ने कहा कि संशोधन विधेयक अनुबंध श्रम, देर से वेतन मिलने से जुड़ी चिंताओं का समाधान नहीं करता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ऐसे विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो मजदूरों के खिलाफ है। इस दौरान लोकसभा ने आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 और जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2025 का अध्ययन करने वाली संसदीय समितियों के कार्यकाल बढ़ा दिए। उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाने का प्रस्ताव करने वाले विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक की गहन समीक्षा के लिए गठित संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य डी पुरंदेश्वरी ने सदन में प्रस्ताव रखा कि समिति का कार्यकाल इस वर्ष मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया जाए। वहीं जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 के अध्ययन के लिए गठित प्रवर समिति की सदस्य और भाजपा सांसद मालविका देवी ने समिति का कार्यकाल इस वर्ष 13 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में रखा। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आम बजट 2026-27 पर चर्चा का जवाब दिए जाने के साथ संसद में बजट पारित होने का पहला चरण पूरा हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति के विपरीत भारत में जीडीपी विकास दर अधिक और मुद्रास्फीति कम है, जो एक दुर्लभ स्थिति है तथा देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वाले दरअसल देश के उन सभी लोगों का मजाक बना रहे हैं जिनके कारण ये उपलब्धि हासिल हो पाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये दुर्लभ स्थिति समय पर लिए गए विस्तृत निर्णय और कदमों तथा सतत विकास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत है। इसी पृष्ठभूमि में बजट तैयार किया गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2025-26 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% बताई गई है, जो सामान्य विकास दर करीब 8% होगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घटकर करीब 2% रह गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वह जिस स्थिति की बात कर रही हैं उसमें ऊंची वृद्धि दर, दामों में स्थिरता की जो बात है वह वैश्विक स्तर पर कम देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत स्थिति को परिलक्षित करती है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताने वाले और इसकी आलोचना करने वाले लोग दरअसल ये कहकर भारत के उन लोगों की उपलब्धि का मजाक बना रहे हैं जो अपने अपने स्तर पर इसके विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2026-27 का बजट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इन उपलब्धियों का लाभ उठाया जा सके, इन सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता कारकों को दीर्घकालिक उत्पादक क्षमताओं में परिवर्तित किया जा सके और इस विकास गति को अगले दशकों तक विस्तार दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि इन सब में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है तथा सरकार ने बजट में जो भी घोषणाएं की और नीतियां बनाई हैं, उसमें आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि भारत के लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए जीवन यापन की सरलता, रोजगार सृजन में सहयोग, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, परिवारों की क्रय शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इससे पहले बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के मदन राठौर ने कहा कि ये बजट एक पूर्ण बजट है और इसमें पिछले साल तक हुए सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल विरोध के लिए बजट की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसके सकारात्मक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कांग्रेस के जीसी चंद्रशेखर ने कहा कि अच्छे दिन लाने का वायदा करने वाली सरकार ने आम आदमी के अच्छे दिन अब नहीं लाए, उल्टे आम आदमी की समस्याएं बढ़ी हैं। श्री चंद्रशेखर ने दावा किया कि पिछले साल विभिन्न मंत्रालयों में कई योजनाओं के लिए आवंटित पूरी राशि खर्च ही नहीं की गई। उन्होंने ज्यादातर योजनाएं गरीब केंद्रित होती हैं और योजनाओं की पूरी राशि खर्च न हो पाने गरीबों के प्रति सरकार की उदासीनता दर्शाती हैं। भाजपा के शंभू शरण पटेल ने कहा कि ये बजट 140 करोड़ देशवासियों के सपने साकार करने वाला बजट है, जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में एक कदम है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि सरकार खुद बताए कि उसने आम आदमी के लिए इस बजट में क्या दिया है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने कहा कि ये बजट देश के दीर्घकालिक निर्माण की नींव रखता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बजट से हमारे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग बजट में अपने लिए कुछ सुविधा की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन वह लोग निराश हो गए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने हर जिले में महिला छात्रावास खोलने की सरकार की घोषणा को सराहनीय बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की मांग भी की। इसी पार्टी के राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि शिक्षा के बजट में 14.2% की वृद्धि की गई है। अगर इसे और बढ़ाया जाता तो और अधिक अच्छा होता। भाजपा के बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि ये भारत को भविष्य में सशक्त बनाने वाला बजट है। वहीं इसी पार्टी के दोरजीत शेरिंग ने कहा कि इसमें निजी निवेश को बढ़ाने के लिए नीतिगत स्पष्टता दिखाई गई है। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बजट में गैर भाजपा शासित राज्यों में रेल परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में बहुत कम बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपए बकाया है। चर्चा में भाग लेते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इसे एक सशक्त बजट करार देते हुए कहा कि इसके जरिए गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित विभिन्न वर्गों के लिए लोगों को मदद दी गई है। चर्चा में भाजपा की साधना सिंह, दिनेश शर्मा, अनिल सुखदेवराव बोंडे, सुभाष बरला, जनता दल यूनाइटेड के खीरू महतो, एस फोनगॉन कोन्याक, धर्मशीला गुप्ता, किरण चौधरी, सदानंद महालुशेठ तानवड़े, कणाद पुराकायस्थ, शामिक भट्टाचार्य, रामभाई मोखरिया, गोविंद भाई लालजी भाई धोलकिया, मनन कुमार मिश्रा, रमीलाबेन बेचार भाई बारा, मिथिलेश कुमार, लहर सिंह सिरोया ने भी भाग लिया। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर शून्यकाल में सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यस्थलों पर जाति आधारित भेदभाव को लेकर चिंता जताई और सरकार से ऐसे मामलों की समयबद्ध जांच का आग्रह किया। ये मुद्दा उठाते हुए श्री खड़गे ने कहा कि ओडिशा में एक समुदाय के लोग अपने बच्चों को दलित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन नहीं करने दे रहे हैं। कांग्रेस के ही विवेक के तनखा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कानूनी सुरक्षा देने और भारत में 4 बहुराष्ट्रीय ऑडिट फर्मों के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए कदम उठाने की मांग की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के ए रहीम ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाजी परिस्थितियों को लेकर चिंता व्यक्त की।
कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने एआई आधारित डीप फेक और फर्जी वीडियो के अनियंत्रित प्रसार पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अत्यंत कड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा लोकतंत्र की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।